What's is indefinite integration? हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आफ्ताब आलम, मैथ्स फैकल्टी मोशन भिलाई सेंटर। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके बाद से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैं बेसिक डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको रिवर्स प्रोसेस क्यों बोला जाता है और कैसे होता है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है। दूसरा बात, इसको ये बोलेंगे, यहां पे मैं बताने वाला हूं कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव या इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, है ना। एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या इसको आप इंटीग्रल बोलिए। तो बच्चों, मैं फिर से वापस एक बार रिपीट करने वाला हूं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्यों रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, मैं ये बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा बात मैं बताया कि इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिमिटिव ऑफ cos x, तो आप समझ जाना कि आपसे इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो आपको ये नाम याद रखना है कि प्रिमिटिव भी पूछा जा सकता है या आपसे बोला जाएगा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो आप फिर से वापस वही बात आप समझ जाना कि अच्छा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x। इसी तरीके से इंटीग्रल, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रिमिटिव बोला जा सकता है या एंटी डेरिवेटिव बोला जा सकता है या इंटीग्रल बोला जा सकता है। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो डिस्कस करने वाला हूं कि इसको रिवर्स प्रोसेस क्यों बोला जाता है, तो मैं यहां बताने वाला हूं, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कोई भी मैं एक फंक्शन ले लेता हूं f ऑफ x प्लस में c, स्मॉल f ऑफ x प्लस c, ठीक है। और जब इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेऊंगा, मैं इस फंक्शन का dy dx करूंगा, तो मुझे एक कैपिटल f ऑफ x मिलता है। क्या मिलता है? कैपिटल f ऑफ x मिलता है। फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, स्मॉल f ऑफ x प्लस c है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे कैपिटल f ऑफ x मिलता है। और जैसे ही इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे इंटीग्रेट करने पे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे मुझे ये मिलना चाहिए, ऑब्वियस है, क्योंकि हमारा बेसिक डेफिनेशन यही है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, देखिएगा ध्यान से। रिवर्स प्रोसेस, है ना। रिवर्स प्रोसेस का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, है ना। तो आप समझिएगा ध्यान से, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मैं किया तो मुझे कैपिटल f ऑफ x मिलता है। और जब इस फंक्शन का इंटीग्रेट मैं करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सुधार करके f ऑफ x प्लस में c, ऐसा लिख दिया। ये जो dx है ये मूवेबल है, इधर मूव कर सकता है, तो इधर लिख सकता हूं कैपिटल f ऑफ x dx। ठीक है। मैं दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट करने वाला हूं, ठीक है। जैसे ही मैं इंटीग्रेट किया तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो कैपिटल f ऑफ x dx जो मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा स्मॉल f ऑफ x प्लस में c। तो ये जो चीज मिला है इसी को बोला जाता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी एक स्मॉल f ऑफ x प्लस c था, उसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो हमें कैपिटल f ऑफ x मिला है। और कैपिटल f ऑफ x का जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अपन को मिल रहा है स्मॉल f ऑफ x प्लस c। तो यही मुझे बताना था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। अब इसके बाद से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को, यानी इंडेफिनिट बोला क्यों जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले समझिएगा थोड़ा सा, जैसे मैं अगर इसको एग्जांपल से, छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि cos x या आपसे कोई पूछे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ sin x। तो अपन लोग जानते हैं कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। इसका मतलब ये हुआ कि cos x का अगर इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे तो आपको ये बताना पड़ेगा sin x। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा बताइए, तो आप अपन लोग बोलेंगे कि अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होगा वो क्या होगा, sin x हो जाएगा।
तो इस तरीके से अपन लोग यहां से भी एक्सप्लेन कर दिए कि अच्छा अगर डिफरेंशिएशन sin x का cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रिवर्स प्रोसेस। इसीलिए बोला गया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी अगर फंक्शन है उसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो मुझे आंसर मिलता है उस आंसर का अगर इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो वापस वही जो अपन जिसको हम लोग डिफरेंशिएट किए थे वही चीज वापस मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ये बेसिक बात समझने वाले हैं बेटा कि ये जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेंट किसको बोला जाता है, इंटीग्रल किसको बोला जाता है, ये सब चीजों को एक्सप्लेन समझने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये संकेत है, ये पहचान है इंटीग्रेशन का। दूसरा ध्यान से देखिए, जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा है इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। ठीक है, और ये जो dx है ना, dx ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि जो इंटीग्रेशन किया गया है वो किसके रेस्पेक्ट में किया गया है। तो dx यहाँ ये बता रहा है कि जो इंटीग्रेशन हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, x के रेस्पेक्ट में हुआ है। यानी dx को मैं लिख सकता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जानिएगा जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया गया तो मुझे मिला स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव या इसको बोलेंगे प्रीमिटिव। यही तो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा उसको बोलेंगे प्रीमिटिव या बोलेंगे इसको एंटी डेरिवेटिव या इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव या इसको बोलेंगे इंटीग्रल। जो हमारा आंसर आएगा जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन को बोला जाता है इंटीग्रेंड। किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, अगर dx के x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है तो dx लिखना पड़ेगा, अगर t के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है तो हमें यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। यानी ये हमारा क्या है, आंसर है ऑब्वियस, और इस आंसर को बोला जाएगा इंटीग्रल या प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। ये सी क्या है, सी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे इंडेफिनिट बनाने में। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है ना कैन बी एनी कांस्टेंट, ये कुछ भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। कैन बी एनी कांस्टेंट, कैन बी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ये हो सकता है। अब बात है कि इसको इंडेफिनिट क्यों बोला गया है। तो ये जो सी है ना ये डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकता। इनडेफिनिट का मतलब होता है और डेफिनिट का मतलब होता है, डेफिनिट का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू लेना और इनडेफिनिट का मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू नहीं लेता है ये। तो सी कैन बी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं एक बात लिखने वाला हूं कि ये जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है और ये फिक्स वैल्यू नहीं लेता है। तो मैं बोल सकता हूं वैल्यू ऑफ सी इज, मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूं, वैल्यू ऑफ सी इज इनडेफिनिट, वैल्यू ऑफ सी इज इनडेफिनिट। दैट्स वाई वी called it indefinite। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, इंडेफिनिट क्यों बोला गया, क्योंकि सी जो है वो कोई भी डिफरेंट मतलब फिक्स वैल्यू नहीं लेता है, ये डिफरेंट वैल्यू लेता है। वैल्यू ऑफ सी इज इंडेफिनिट, कोई भी डिफरेंट वैल्यू ले सकता है ये। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से इसको कंक्लूड करता हूँ बेटा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट किए थे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन होता है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं इंटीग्रल। ठीक है, किसी भी फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव करते हो तो जो हमारा आंसर आता है उस आंसर को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अब इसको जो इसमें संकेत है यानी जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स था उसको इंटीग्रेंट बोलते हैं, जिसको अपन इंटीग्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। किसके रेस्पेक्ट में क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। जो आंसर आता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल या प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। जो सी होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है और ये एक फिक्स वैल्यू नहीं ले सकता, ये इनडेफिनिट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है जो आपको ध्यान में रखना है।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, या आप इसको बोल सकते हो नोट, है ना, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। बेटा सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, सबसे पहला पॉइंट मैं लिखने वाला हूं कि जब हम लोग किसी कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। जैसे कि मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि जब कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करने पे हमें स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिलता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है जिसका टेंजेंट एक सेम एक्स पे पैरेलल होता है और जिसका स्लोप जो होता है वो सेम आता है। देखिए कैसे मैं लिखने वाला हूं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस समझ में आ जाएगा कि इसको इंटीग्रेशन क्यों बोला जाता है। अभी ये भी समझ में आ जाएगा यहां से। ज्योमेट्रिकली represents the family of curves whose tangent at the same x are parallel and having slope f of x। अब बच्चों इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि लिखा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो हमें मिलता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। अब समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका मतलब क्या कहना चाहिए ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ज्योमेट्रिकली है ये, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, फैमिली ऑफ कर्व्स whose tangent at the same x are parallel, whose tangent at the same x are parallel and having slope f of x। कहना क्या चाहता है आपको मैं एग्जांपल से अभी समझाऊंगा, समझिएगा। बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं एक, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x dx, तो आप आंख बंद करके बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। सब बच्चे जानते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, समझिएगा ध्यान से। मैं अगर बेटा आपसे पूछूं, मैं यहाँ पे कुछ बात पूछने वाला हूं, बताना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता है 2x। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 2x होगा। ऑब्वियस है कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2x। अगर मैं आपसे फिर से वापस पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 क्या होगा, आप फिर से वापस बोलेंगे 2x। अगर आपसे मैं फिर से वापस एक बात और पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इसका इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2x। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक चीज आप बेटा यहाँ नोटिस कीजिए, आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस में 0, तो इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव किया गया तो हमें मिला 2x। यहाँ पे -1 है, फिर भी इसका डेरिवेटिव आया कितना, 2x। एक्स स्क्वायर -2 है, फिर भी इसका डेरिवेटिव आया 2x। +1 है, फिर भी डेरिवेटिव आया 2x। +2 है, फिर भी डेरिवेटिव आया 2x। एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो है ना, ये जो कांस्टेंट है ये 0, यानी ये जो c लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस c, ये c जो है ना कोई भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे मैं 100 भी लिख दूं, यहाँ पे 1000 भी लिख दूं, यहाँ 50 लिख दूं, -50 लिख दूं, आंसर सेम आने वाला है, ये 2x ही मिलेगा हमें। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे 0, ये जो c है ये अलग अलग वैल्यू ले रहा है।
जीरो ले रहा है, कभी कभी -1 ले रहा है, कभी -2 ले रहा है, कभी +1 ले रहा है, कभी +2 ले रहा है। लेकिन जो आंसर है, यानी जो फाइनल आंसर है, जो आउटपुट आ रहा है, वो हमेशा क्या, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 2x। इसका मतलब ये है, जब इस फंक्शन का इंटीग्रेट करूंगा, इस फंक्शन का ये जो हमारा आंसर आया यानी 2x का जब इंटीग्रेशन होगा तो हमें x² प्लस में c मिलेगा। ये जो c है, ये c अलग अलग वैल्यू ले रहा है, कभी ले रहा है 0, कभी ले रहा है -1, कभी ले रहा है -2, कभी ले रहा है +1 और कभी ले रहा है +2। तो ये c अलग अलग वैल्यू लेता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडेफिनिट। और इसीलिए इस c अलग अलग वैल्यू लेने की वजह से इसको बोला जाता है कि अच्छा ये जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसको बोला जाता है। तो आपको आई होप ये कहानी क्लियर हो गया होगा कि इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मैं डेफिनेशन लिखा था उसका मतलब क्या होता है और कहना क्या चाहता है। बेटा ये एक्स एक्सिस है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाई एक्सिस है। अगर आपसे कोई पूछे कि y बराबर x² ग्राफ बना दीजिए, तो y बराबर x² क्या जानते हैं कैसे ग्राफ बनता है, ये अपवर्ड पैराबोला, ये है y बराबर x²। कोई बोले x² प्लस 1 का ग्राफ बना दीजिए, तो y बराबर x² प्लस 1 का ग्राफ करने के लिए 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है ना। तो अगर कोई बोले x² प्लस 1 का ग्राफ, तो लीजिए ये है y बराबर x² प्लस 1। कोई पूछे x² प्लस 2 का ग्राफ बना दीजिए, x² प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है ओरिजिन से, है ना। तो ये आ जाएगा x² y बराबर x² प्लस में 2। बेटा कोई पूछे x² -1, तो 1 यूनिट नीचे की तरफ, x एक्सिस के नीचे, तो देखिएगा ये जो है 1 यूनिट नीचे कर दिया, y बराबर x² -1। ठीक, कोई बोले x² -2 का ग्राफ, सिंपल है, फिर से वापस 2 यूनिट नीचे की तरफ जाएगा, यानी y बराबर x² -2। ये ग्राफ हो गया। जो फंक्शन मैं यहाँ पे लिखा हूं y बराबर x² -1, x² -2, x² प्लस 1, x² प्लस 2, इसका मैं ग्राफ बना दिया। अब उसमें बोला हुआ था कि अगर किसी कैपिटल f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं, तो स्मॉल f ऑफ x प्लस c जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक, क्या एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, उस टेंजेंट एट द सेम एक्स आर पैरेलल, जिसका टेंजेंट निकालेगा किसी एक एक्स पे, तो सारा का सारा पैरेलल आने वाला है। ऑब्वियस पैरेलल आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और जिसका स्लोप जो है सेम आने वाला। देखिएगा ध्यान से बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। बेटा आप मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कर्व पे टेंजेंट का मतलब होता है कि एक लाइन जो है इसको छूती हुई जाए किसी पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से, ये जो है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरीके से टेंजेंट अपन ड्रॉ किए। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये एक्चुअली कर्व थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई। तो जैसे कि मान लीजिए ये x बराबर, मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ इस तरीके से, ये x बराबर मैं ले लेता हूँ a। तो अगर ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये पॉइंट पे टेंजेंट किया गया। तो ये जो सारा का सारा जो टेंजेंट होगा आपस में कैसा होने वाला बेटा, पैरेलल होने वाला है। ये सारा का सारा टेंजेंट कैसा होने वाला है, पैरेलल होने वाला है। ठीक है, पैरेलल होने वाला। ये x बराबर ये a है। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका dy/dx इस कर्व का निकालिए, तो आप जानते हैं कि सारा का सारा जो जितने सारे कर्व है इसका dy/dx जब अपन निकालते हैं तो क्या मिलता है, 2x मिलता है। तो 2x मिलता है, ठीक है। लेकिन एट x इक्वल्स टू a, क्योंकि मैं इस x इक्वल टू a पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो ये मिल जाएगा 2a। तो आप बताइए क्या इसका जो टेंजेंट मिला वो सारा का सारा पैरेलल है? हाँ बिल्कुल पैरेलल है। सारा का सारा टेंजेंट कैसा है, पैरेलल है। यही तो बोला गया था कि इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो जो स्मॉल f ऑफ x प्लस c मिलता है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व व्हिच टेंजेंट एट द सेम एक्स आर पैरेलल। सारे का सारे जो टेंजेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पैरेलल। एंड हैविंग स्लोप, क्या मिलेगा उसका स्लोप, क्या मिलने वाला है, dy/dx क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 2a मिलने वाला है। समझ में आया? तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंटीग्रेशन जब हम लोग ऐसा करते हैं, कैपिटल f ऑफ x dx जो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमें स्मॉल f ऑफ x प्लस c मिलता है। तो ये ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे कर्व्स बने हुए इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझिएगा, ये समझ में आ गया होगा कि c डिफरेंट वैल्यू लेता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है। बेटा पॉइंट नंबर 2, ठीक है, अब हम लोग हाईलाइट नंबर 2 की तरफ मूव करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 समझिएगा, दूसरा पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट ये है
कि इंटीग्रेंड, if integrand is discontinuous, if integrand is discontinuous, it does not mean integral will be discontinuous. Integral will be डिसकंटिन्यूअस। समझिए कहना क्या चाहता है। जो दूसरा पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि अगर इंटीग्रेंट डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि जो इंटीग्रल आने वाला है यानी आंसर जो आने वाला है वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसे, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। समझिएगा, मैं एग्जांपल लेने वाला हूं बेटा। जैसे कि मान लीजिए 1/x⁴ इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, इंटीग्रेंट किसको बोलते हैं अपन लोग जानते हैं। मैं फिर से वापस रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। ये एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स बराबर में आता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। तो ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। जिसको इंटीग्रेट करने वाले होते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेंट। तो इंटीग्रेंट ये है यहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया इफ इंटीग्रेंट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, दैट डज नॉट मीन इंटीग्रल विल बी डिसकंटिन्यूअस। अगर इंटीग्रेंट डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंटीग्रल भी डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। तो समझिए क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? तो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा 0 पे। किस पे होने वाला बेटा? 0 पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सर कैसे होगा? अरे 0 पे ये डिफाइन नहीं है ना बेटा। ये 1/x⁴ है। तो ये जो x है क्या यहाँ पे 0 ले सकता है? डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है क्या? 0 नहीं हो सकता। अगर 0 होगा तो फिर ये डिफाइन नहीं होने वाला है। तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। अब सुनिएगा इसका आंसर। सर इसका आंसर बताओ सर, फिर क्या आने वाला? इसका आंसर बेटा जैसे निकालेंगे तो ये आएगा x⁻⁻⁻⁻³ यानी ये आएगा 3/2 x⁻2/3 आने वाला है, प्लस में c आने वाला है। बेटा ये आंसर आएगा। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे मुझे ये मिला। इसको बोलते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को बोलते हैं इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड है ये, ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। और ये जो आया है इसको बोलते हैं इंटीग्रल। तो यही बोला गया है कि इफ इंटीग्रेंट इज डिसकंटिन्यूअस दैट डज नॉट मीन इंटीग्रल विल बी डिसकंटिन्यूअस। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है क्या? नहीं, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है 0 पे। तो इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आ गया कि अच्छा कभी भी अगर कोई फंक्शन, अगर कोई इंटीग्रेशन जो है जिसका निकालने वाले हैं इंटीग्रेशन, अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब उसका जो आंसर होगा वो भी डिसकंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। ये फंक्शन कैसा बेटा? ये फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो बात समझ में आ गया होगा कि अगर इंटीग्रेंड डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो इंटीग्रल होगा वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन इसका आंसर जो है वो कंटिन्यूअस आ गया। तो ये दूसरा पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन need not to be a periodic अब ये क्या कहना चाहता है? ये तीसरा कहानी क्या है समझिएगा ध्यान से। फिर से वापस मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट टू बी ए पीरियोडिक। अगर किसी फंक्शन का कोई फंक्शन ऐसा है जो पीरियोडिक है और अगर उसका इंटीग्रेशन आप निकालते हो तो जो आपका आंसर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो भी क्या हो? पीरियोडिक ही हो। तो अगर किसी पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने पे जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक हो, यही बोलना चाहता है। मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं। 1 + cos x, ठीक है। 1 + cos x का इंटीग्रेशन निकालिए बेटा। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और cos x का आएगा sin x प्लस में c, ठीक है। c अपने पास आया x प्लस sin x प्लस
साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट टू बी ए पीरियोडिक। किसी पीरियोडिक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो उसका आंसर आए यानी इंटीग्रल जो आए वो पीरियोडिक ही आए। समझिएगा, यहां से समझ में आ जाएगा आपको कहानी पूरा। जैसे कि मैं इसका इंटीग्रेशन किया, सबसे पहले ये बताइए कि इसका ये पीरियोडिक है कि नहीं है। इसका अगर पीरियोडिक है तो पीरियड कितना होगा, तो ऑब्वियस है कि cos x का जो पीरियोडिक है, सॉरी cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। cos x अपने आप को हर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट करता है, हम लोग जानते हैं, है ना। तो आपको यहां से पहले से पता है कि अच्छा इसमें 1 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1 प्लस cos x जो होगा वो बेटा क्या होगा, पीरियोडिक होगा। क्या होगा, पीरियोडिक। कितना पीरियड के साथ होगा, 2 पाई, पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। तो ये बच्चों अपने को समझ में आ गया कि अच्छा 1 प्लस cos x जो है वो पीरियोडिक है। कितना पीरियड होता है इसका, ये भी हमें पता है, 2 पाई। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें एक बात पता चला कि अच्छा इसका आंसर आया x प्लस साइन एक्स। x जो होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है बेटा, ये तो पीरियोडिक होता नहीं है। क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या ये कहीं भी ग्राफ रिपीट होता है क्या, इसमें तो कोई कर्व ही नहीं, रिपीट ही नहीं होता है। तो ऑब्वियस है कि क्या ये रिपीटेशन उस टाइप का नहीं है। एक फिक्स इंटरवल पे जब ग्राफ अपने आप को रिपीट करती है उसको अपन बोलते हैं कि ये ग्राफ कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ग्राफ अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल पे जब रिपीट होता है तो जो रिपीट होता है जो जिस इंटरवल पे उस इंटरवल को बोलते हैं कि उस ग्राफ का, उस कर्व का, उस फंक्शन का वो पीरियड कहलाता है। तो आप समझिएगा ये क्या है, नॉन पीरियोडिक। क्या ये x जो होता है नॉन पीरियोडिक होता है, लीनियर फंक्शन है। साइन x तो पीरियोडिक है, हमें पता है कि सर ये पीरियोडिक है, जिसका पीरियड भी हमें पता है कि सर ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई होता है। तो बेटा एक पीरियोडिक फंक्शन और नॉन पीरियोडिक जब हम जोड़ते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन और नॉन पीरियोडिक को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, नॉन पीरियोडिक मिलता है। क्या मिलता है, नॉन पीरियोडिक मिलता है। ठीक है, नॉन पीरियोडिक। तो याद रखिएगा, फिर से वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन किसी पीरियोडिक फंक्शन का, ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं तो हमें क्या मिल गया, नॉन पीरियोडिक मिल गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो पीरियोडिक है उसका इंटीग्रेशन आप निकालते हो तो पीरियोडिक ही मिले, नॉन पीरियोडिक भी मिल सकता है। तो आई होप ये पॉइंट्स जो है क्लियर हो गया होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। तो इंपॉर्टेंट बात है, मैं जल्दी से एक बार रिकॉल कर देता हूं बेटा। सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़े कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो डिफरेंशिएशन होता है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। वो कैसे होता है मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया था कि जैसे cos x का अगर मान लीजिए जैसे कि sin x का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, cos x आया था। cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x हो जाता है। ये चीज एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा बात बताया था कि इंटीग्रेशन का 3 नाम है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एंटी डेरिवेटिव बोला जा सकता है उसको, या प्रिमिटिव भी कहा जा सकता है। तो कभी भी अगर आपके सामने सवाल आया और उसमें लिखा रहे प्रिमिटिव ऑफ 10x तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये प्रिमिटिव क्या है। ऑब्वियस है ये नया होता सबके लिए, ये हर जगह मिलता नहीं है, प्रिमिटिव लिखा नहीं होता। तो प्रिमिटिव से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, या इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, आपसे एंटी डेरिवेटिव भी पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद से मैं कुछ बातें बताया था कि अगर कोई स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलता है, और उस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमें स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यही प्रूफ कर दिया था, यही पे हम प्रूफ कर आपको बता दिया था प्रूफ करके कि अच्छा अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो आंसर जो आने वाला होता है उस आंसर का अगर इंटीग्रेट कर दो तो वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। यानी ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मैं उसके बाद से बताया था कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं आपको कुछ बातें बता दिया था कि अच्छा ये जो जैसे लिखते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर में ये आया था एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं, जिसको इंटीग्रेट किया था उसको बोलते हैं ये इंटीग्रेंट। ये किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है इंटीग्रल, जो आंसर आता है उसको इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है और इसी के वजह से इसको बोला जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आई होप ये कहानी पूरा क्लियर हो गया होगा। नोट में यानी जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट था उसमें 3 पॉइंट मैं
बताया था। पहला पॉइंट ये था कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करने पर जो ये मिलता है, ये एक हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है जिसका टेंजेंट पैरेलल होता है, ठीक है, और स्लोप एफ एक्स होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि किसी भी दूसरा पॉइंट ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे या डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा कोई फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट टू बी ए पीरियोडिक। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक ही आंसर आए, वो नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाया था। तो आई होप ये सारा कहानी क्लियर हो गया, ये बेसिक डेफिनेशन के साथ इसका मतलब इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, इंटीग्रेशन होता क्या है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थैंक यू।